वेलकम बैक गाइस। सो आज की इस वीडियो में जो कि हमारी आखिरी वीडियो है सिंपल हार्मोनिक मोशन की, लेक्चर नंबर 6। तो आज हम बात करेंगे डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन की। तो इससे पहले की 5 लेक्चर्स हो चुके हैं। अगर आपने पांचों लेक्चर नहीं देखे हैं तो ऊपर हमारी प्लेलिस्ट की लिंक आ रही होगी, आप उधर से जाकर हमारे पुराने लेक्चर सारे देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाँ जी गाइस, तो हमने कि जैसे लास्ट लेक्चर में देखा था सुपरपोजिशन और फेजर डायग्राम, तो आज के लेक्चर में हम डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के बारे में बात करेंगे। देखो आज का जो लेक्चर होने वाला है ना, बेसिकली आपको इस लेक्चर में करना क्या है, जो डैम्प्ड और फोर्स्ड ऑसिलेशन होते हैं तो इनके ऊपर ना कुछ ही क्वेश्चन बनते हैं जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होती है। आपको बस चीजें याद रखनी होती है, मतलब इसके फॉर्मूलाज याद रखने हैं, क्या रखने हैं। कुछ लोगों को टॉपिक काफी ज्यादा मुश्किल लगता है क्योंकि ये टॉपिक देखा जाए तो इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे टॉपिक दे रखा है तो कुछ सोच समझ के दिया होगा। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब फिर हम इसे पढ़ ही नहीं सकते ये वो। तो फिर भी मैं अपना बेस्ट दूंगा आपको इसे समझाने के लिए। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं थोड़ा डिटेल में जाकर आपको समझाऊंगा ताकि आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। बट आपको मेन से फॉर्मूला पे डिस्कस करना है। आपको क्या याद रखना है मैं आपको लेक्चर के दौरान बताऊंगा, तो आप उस पर फोकस करना। तो बिना किसी देरी के साथ स्टार्ट करते हैं। डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो व्हाट एक्चुअली मींस डैम्प्ड ऑसिलेशन? सो डैम्प्ड ऑसिलेशन इज नथिंग बट, जैसे कि मैं बताऊं आइडल केस जो होता है एसएचएम का। सपोज ये एक स्प्रिंग लगा दी मैंने और ये मास है। अब ये स्प्रिंग थोड़ी सी मैंने आगे की तरफ खींची, आगे की तरफ इसे एक्सेलरेशन दिया कुछ v वेलोसिटी से। पीछे की तरफ एक फोर्स लग गया, दैट इज kx। तो यही चीजें हम अब पढ़ते आ रहे थे कि ये जो स्प्रिंग है ऐसे आगे जाएगी और फिर वैसे पीछे आएगी। ये इसकी मीन पोजीशन होगी तो मीन पोजीशन के अबाउट एसएचएम परफॉर्म करेगी। बट अभी डैम्प्ड ऑसिलेशन क्या होता है? बेसिकली जो आइडल केस ऑफ एसएचएम होता है ना, जो हम इतने टाइम से पढ़ रहे थे, आइडल केस ऑफ एसएचएम डजंट वर्क इन रियल लाइफ। ये क्या बता रहे हो सर आप? हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। जो हम इतने लेक्चर से पढ़ रहे थे रियलिटी में वो चीज नहीं होती है। मतलब एक मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जो हम अभी तक एसएचएम के बारे में पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि कोई डैम्पिंग फोर्स इंक्लूड नहीं थी, बस रियल वर्ल्ड में देयर आर डैम्पिंग फोर्स। तो सर हम जो इतने टाइम से पढ़ रहे थे फिर उसका क्या? हमें गलत पढ़ा दिया? उसका काम क्या? नहीं नहीं, आज जो डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन पढ़ोगे ना तुम, ये रियल लाइफ में यूज होते हैं। और डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन का कंसेप्ट तभी समझ में आएगा जब आपको बेसिक कंसेप्ट ऑफ एसएचएम मालूम होंगे। अब कोई भी चीज समझते हैं, जैसे एप्पल वर्ड लिखना सीखा तो सबसे पहले हमने उसके अल्फाबेट सीखे कि ए पी पी एल ई ऐसे करके हमने बेसिक सीखे और फिर उसके बाद हम उस पर गए। तो डैम्प्ड एंड फोर्स्ड ऑसिलेशन के कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आ सकते थे जब तक आप आइडल केस ऑफ एसएचएम ना पढ़ो। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, देर आर डैम्पिंग फोर्सेस by which loss of energy takes place and results in decrease of amplitude। तो बेसिकली ये एम्पलीट्यूड को घटा देता है क्योंकि इसमें लॉस ऑफ एनर्जी होता है। याद है ना, हमने पहले पढ़ा था कि डैम्पिंग फोर्सेस लगती है जिसके कारण लॉस ऑफ एनर्जी होता है। तो आज हम इसको थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक बंदा नाच रहा है, पहले इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है ऐसे जा रहा है वैसे जा रहा है, फिर एक टाइम आकर ये रुक जाता है। लेकिन हम इतने टाइम से क्या पढ़ रहे थे कि अगर कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है तो ऐसे ऐसे बस जाए जा रहा है, रुकेगा नहीं एक भी बार, है ना। लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में अगर एक आदमी ऐसे करके नाच रहा है, इधर जा रहा है उधर जा रहा है इधर जा रहा है, तो कभी ना कभी तो थक जाएगा ना। तो जो थकना हुआ, जो थकान हुई,
उसे बोलेंगे डैम्पिंग फोर्सेस। तो उसके कारण वो रुक रहा है। तो रियल लाइफ में कंडीशन आती है कि जो एसएचएम परफॉर्म कर रहा होता है, बेसिकली एसएचएम नहीं, आप बोलोगे डैम्ड ऑसिलेशन हो रही होती है उसकी, तो धीरे 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 करते करते एक टाइम आता है जब वो रुक जाता है। हम्म, तो अब क्या कैसे होता है इसके बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही था इसका। हम्म, तो अब एक्चुअल में होता क्या है कि डैम्पिंग फोर्सेस होती क्या है। डैम्पिंग फोर्सेस होती है जो लॉस ऑफ एनर्जी कराते हैं। तो बेसिकली डैम्पिंग फोर्सेस कौन कौन सी हो गई, आपकी विस्कस फोर्स हो गई डैम्पिंग फोर्स, जो विस्कस फोर्स होती है। जो उल्टे फ्रिक्शन हो गई आपकी डैम्पिंग फोर्स, ये आपकी डैम्पिंग फोर्सेस होती है। हम्म, तो बेसिकली अब जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ ना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझना। ये तो जस्ट अ मिनट। अब बेसिकली अगर काफी स्पेस ले ली तुमने। हम्म, तो अब जैसे इससे स्प्रिंग लगी हुई है मास है, तो अब क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब ये थोड़ी सी इस यहाँ आएगी, डिस्प्लेस करेगी कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस। तब क्या होगा, इसका एक्सेलरेशन तो आगे की तरफ होगा, और ये जो वेलोसिटी होगी ये भी आगे की तरफ ही दे रखी होगी, आगे उस तरफ को ये ऑसिलेट कर रहा है। पीछे की तरफ फोर्स लगेगा के एक्स, लेकिन पीछे की तरफ ना एक और फोर्स लगता है, दैट इज एफ डैम्पिंग। एफ डी लेते हैं इसे, एफ डी लेंगे, एफ डैम्पिंग। अब एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ता है, ये चीज एक्सपेरिमेंटली मालूम पड़ी कि जो डैम्पिंग फोर्स है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नेगेटिव ऑफ वी के। जो एसएचएम में वो वाला फोर्स था और डायरेक्टली उसमें ये सिचुएशन थी कुछ, इसमें डैम्पिंग फोर्स में ये वाली सिचुएशन है। तो बेसिकली जो डैम्पिंग फोर्स आ जाता है ना, इसे हटाएंगे तो माइनस बीवी आ गया। तो बेसिकली इस मास एम के ऊपर कितने टाइप के फोर्सेस लग रहे हैं, ये जो मास एम है, एक आगे की तरफ एम ए, एक पीछे की तरफ के एक्स, और एक पीछे की तरफ ही एफ डैम्पिंग जिसे बोलेंगे बीवी। तो बेसिकली देखा जाए तो वही सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, उसके अकॉर्डिंगली जो एम ए होगा वो बी वी प्लस के एक्स के इक्वल होगा, बट नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन, है ना। बात समझ में आ रही है। हम्म, तो अब जैसे मास और ए को लिख सकते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर, और बी को वी को लिख सकते हैं नॉट डी वी, डी एक्स बाई डी टी, और इसको माइनस के एक्स। तो अब अगर मैं m से क्या कर दूं, इस पूरे में m से डिवाइड कर दूं, तो क्या आएगा, टी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस में बी बाय एम अपॉन में डी एक्स बाई डी टी प्लस में के में एक्स। ओहो, तो ये क्या है सर, ये कुछ नहीं है, ये बेसिकली ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, डैम्ड की, डैम्ड ऑसिलेशन की ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। इससे याद करके रख लो, मैं बता रहा हूँ, अगर याद नहीं भी हो रही है फिर भी ये कंसेप्ट याद रख लो कि एक डैम्पिंग फोर्स लगता है पीछे के डायरेक्शन में। चलो याद करके नहीं रखना है इसे, कोई नहीं, मैं बताऊंगा क्या याद करके रखना है, लेकिन बेसिकली इसे समझ लो कि ये इसकी क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद है ना जैसे उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन आई थी आइडियल केस ऑफ एसएचएम की, वैसे ये इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसको सॉल्व करना नॉट इन आवर सिलेबस, इसको सॉल्व करना हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन इससे जो
इक्वेशन आएगी ना वो काफी भयंकर टाइप्स आएगी, आपको याद रखने में मुश्किल होगा, इसीलिए मैं इसका डेरिवेशन करा रहा हूँ। अब जिन्होंने इसका डेरिवेशन नहीं देखना वो आगे स्किप कर सकते हैं, और जो थोड़ा जानने में उत्सुक रहते हैं कि कैसे क्या डेराइव होता है कैसे क्या नहीं, मैथ्स में जिनका थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, तो उस हिसाब से वो देख सकते हैं कि कैसे मैं इसको डेराइव करूंगा। तो बेसिकली मैं इसका एक सॉल्यूशन मानूंगा, डेट इज x इज इक्वल टू c1 e की पावर लैम्डा t। ये मैं इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन मान लूंगा, ये मैं लेट कर रहा हूँ। तो जो dx अपॉन dt आएगा वो क्या आएगा, c1 लैम्डा, जो डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, c1 लैम्डा स्क्वायर e की पावर लैम्डा t। ये चीज आएगी। अब हमें निकालना क्या है बेसिकली, अब हम ये जो इक्वेशन हमने इधर निकाली है इसको हम थोड़ा ऊपर यूज कर लेते हैं। तो ऊपर यूज करेंगे तो ऊपर पुट करते हैं, जैसे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इधर पुट करेंगे तो c1 लैम्डा स्क्वायर e की पावर लैम्डा t प्लस में b बाय एम c1 लैम्डा e की पावर लैम्डा t प्लस में k इंटू c1 e की पावर लैम्डा t इक्वल्स टू 0। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो बेसिकली क्या कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन तो आ रहा है, कॉमन आ रहा है c1 e की पावर लैम्डा t कॉमन आ रहा है, और फिर अंदर बचेगा लैम्डा स्क्वायर b बाय एम लैम्डा प्लस में k इक्वल टू 0। तो ये जो चीज है ये चीज तो 0 होने से रही, ये नॉट इक्वल्स टू 0 होगा किसी भी हाल में, क्योंकि c1 अगर 0 हो गया ना, तो फिर तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 नहीं आ जाएगा, तो हमने x ही माना था ना। ऊपर देखो हमने x इक्वल्स टू क्या माना है, हमने x इक्वल्स टू ये चीज मानी है। अगर ये 0 हो गया तो फिर कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रही फिर तो। तो बेसिकली देखा जाए ये चीज 0 नहीं होगी, तो हमें इसे 0 के इक्वेट करना पड़ेगा। तो इसे 0 को इक्वेट करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के उससे सॉल्व करेंगे, तो माइनस बी अपॉन एम प्लस माइनस रूट हाँ बी बाई टू में ले सकता हूँ, खैर वो अंदर चला जाएगा। सही है। और के बाय एम 4 से 4 कैंसिल, और इधर भी फिर 2 लगाना पड़ेगा। ये मैंने कुछ नहीं लगाया, ये मैंने क्या चीज करी है, तुम लोग सोच रहे हो क्या कर दिया सर ने एकदम से, ऐसे कुछ समझ में भी नहीं आया। तो कुछ नहीं किया भाई, ये फॉर्मूला भूल गए क्या, मैथ्स वाले बच्चे हो यार, ये सब मत करना कि यही फॉर्मूला याद नहीं। समझे। तो जस्ट मैंने यही चीज करी है इधर। अब उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है वो चीज क्या है, जैसे लैम्डा की ये चीज आ गई। अब इस चीज को देखने से क्या मालूम पड़ रहा है, इस चीज को देखने से मालूम पड़ रहा है कि लैम्डा हैज टू सॉल्यूशंस, दैट्स व्हाई देयर मस्ट बी अ मॉडिफिकेशन। किसमें मॉडिफिकेशन, हमने जो एक्स लेट किया था ना उसमें मॉडिफिकेशन आएगी, क्योंकि लैम्डा की दो वैल्यूज हैं। उसकी मॉडिफिकेशन होगी कि c1 e की पावर लैम्डा 1 इंटू टी प्लस में c2 e की पावर लैम्डा 2 इंटू में टी। तो ये ये बेसिकली x की रियल इक्वेशन आ गई। अब जिसमें क्या ले, अब मतलब क्या लेने वाली बात नहीं है, ये वो वाली इक्वेशन हमने मॉडिफाई करके लिख दी। क्यों, क्योंकि टू वैल्यूज आ रही है लैम्डा की, आप यहाँ पे देखोगे तो लैम्डा की यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही हैं। समझे। अब देखो याद क्या रखना है, अब जो चीज आ रही है ना इंपॉर्टेंट, उसे याद रखना है। क्या याद रखना है, हम b बाई टू एम को क्या लेट करेंगे, गामा लेट करेंगे। हम b बाई टू एम को गामा लेट करेंगे। एंड हाँ ये तो तुम्हें मालूम ही होगा कि k अपॉन एम क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ये चीज तो तुम्हें मालूम ही होगी, तो पहले उससे करते आ रहे हो।
तो हम इसे ऐसे लेट कर लेंगे। आई बात समझ में? इसे बोलते हैं, हम इसे नाम देते हैं डैम्पिंग कोफिशिएंट। और इसे तो तुम जानते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। सर ये एंगुलर वेलोसिटी नहीं होती थी सर? नहीं नहीं यार, एंगुलर भूल गए क्या? फाई इज इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस फेस इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाई। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फेस क्या होता था? एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और वही ओमेगा के इक्वल आता था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो बेसिकली ये दो चीजें आपने याद रखनी है, ये दो चीजें आपने याद रखनी है, रखनी है। याद रखनी है। अब थोड़ी हिंदी देख लेना यार, ये आपने याद रखनी है, इम्पोर्टेंट चीज है। एक ये, एक ये। अब ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, अगर इस इक्वेशन में हम ये वैल्यू डालेंगे तो बेसिकली क्या चीज आएगी हमारे पास ये आएगा कि लैम्डा इक्वल्स टू माइनस गामा प्लस माइनस अंडर रूट में गामा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। आई बात समझ में? गामा स्क्वायर माइनस में ओमेगा स्क्वायर। तो एक तरीके से ये चीज भी याद रखने वाली चीज है। लेकिन इतना वो नहीं है, क्योंकि अभी मैं एक चीज आपको कराने वाला हूँ, अब थोड़ा वो ढंग से समझना। अब हम आगे जो चीज डिराइव करने वाले हैं, हम पहला केस देखेंगे कि जब ओमेगा जो होता है, ओमेगा है, ओमेगा नहीं, हम ऐसे देखते हैं, चलो डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो, तुम समझ जाओगे। ओमेगा ओमेगा करने से ना डिस्क्रिमिनेंट इज ग्रेटर देन जीरो। किसकी कंडीशन होती है? किसकी? डिस्टिंक्ट रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन होती है ये। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स की कंडीशन है ये। तो अब ये चीज डिस्क्रिमिनेंट हो गया। तो बेसिकली जब हमारा गामा जो है वो ओमेगा से बड़ा होता है ना, तब जो कंडीशन होती है उस कंडीशन का नाम देता है ओवर डैम्पिंग, क्योंकि इसमें रियल सॉल्यूशंस आ रहे हैं। ओवर डैम्पिंग की कंडीशन जो होती है, इसमें रियल रूट्स आते हैं बेसिकली। तो जो सिस्टम होता है वो स्टॉप कर जाता है, इसमें क्या करता है, सिस्टम स्टॉप कर जाता है। ओवर डैम्पिंग की कंडीशन में सिस्टम स्टॉप कर जाता है विदाउट ऑसिलेटिंग। क्यों? क्योंकि इसमें रियल रूट्स आ रहे होते हैं। रियल रूट्स आ रहे होते हैं मतलब, रियल रूट्स आ रहे होते हैं तो इसका मतलब कुछ डिस्प्लेसमेंट का भी कर्व आएगा, उसकी भी कुछ इक्वेशन आएगी, तो इस कारण से ये कर जाता है स्टॉप। तो सेकंड लेते हैं, वो लेते हैं डी इक्वल टू जीरो। इसमें क्या होता है, इक्वल रूट्स। तो बेसिकली इसमें जो गामा होगा वो ओमेगा के इक्वल होगा। ये चीजें याद रखने वाली हैं। तो इसमें जो होगा, ये जो कंडीशन होती थी, इसे आप बेसिकली क्रिटिकल डैम्पिंग बोलते हैं। क्रिटिकल डैम्पिंग, ये बाउंडिंग कंडीशन होती है। बाउंडिंग कंडीशन खुद समझो, मतलब थोड़ा देख के ही मालूम पड़ रहा है। कि यही चीज बताती थी कि या तो पार्टिकल रुकेगा नहीं रुकेगा, कैसे क्या होगा, आएगा नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें इन्हीं के हिसाब से चलती है। बाउंडिंग कंडीशन जो होती है ये तभी होती है जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, ये ओमेगा गामा के इक्वल होता है। तो बाउंडिंग कंडीशन होती है। और जो थर्ड चीज होती है वो होती है डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। क्या होता है ये? इसे कहते हैं नो सॉल्यूशन और इमेजिनरी सॉल्यूशन। भूलिया आयोटा का आयोटा, इमेजिनरी सॉल्यूशन। तो इसमें जो इक्वेशन होगा बेसिकली, उस इक्वेशन में क्या चेंजेस होंगे, उस इक्वेशन में चेंज होगा, जैसे लैम्डा इज इक्वल्स टू माइनस आर प्लस माइनस आयोटा बाहर आ जाएगा, और ये ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर हो जाएगा। भूल गए? ये लो याद दिला दिया।
तो मैंने कैसे लिख दिया। अब सपोज मैं मानता हूँ कि λ1 और λ2 इमेजिनरी रूट्स है। क्या है ये? इमेजिनरी रूट्स है। λ1 एंड λ2 आर इमेजिनरी रूट्स। सो बेसिकली जो ये वाली चीज हो गई, इसे मैं 2 मिनट के लिए थीटा मान लेता हूँ। इसे मैं 2 मिनट के लिए थीटा मान लेता हूँ। तो लैम्डा की जो वैल्यू आ गई वो ये आ गई, ऊपर वाले उससे आ गई, नहीं आ गई। तो ये हुआ इसका रियल पार्ट और ये हुआ उसका इमेजिनरी पार्ट। ये उसका रियल पार्ट हो गया और वो उसका क्या हो गया? उसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो बेसिकली अगर हम इसको पुट करेंगे ना, इसको अगर हम पुट करेंगे, x इज इक्वल टू क्या था? C1 e λ1t। तो λ1t सपोज हम माइनस ये वाला λ1 मान रहे हैं, t प्लस में C2 e λ2t। तो अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या देख रहे हैं कि इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। हाँ, कॉमन तो निकलेगा। दैट इज e की पावर माइनस आर टी। ई की पावर माइनस गामा टी, और इधर आ गया ये C1 आई की नहीं, C1 ई की पावर आई नॉट टी प्लस C2 ई की पावर माइनस थीटा टी आई थीटा टी। तो अब बेसिकली क्या है कि जब इस चीज, अब ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर्स के उसमें आ गए, लेकिन जब हम इस चीज को सॉल्व करेंगे ना, तो इसका एक रियल पार्ट आएगा और एक इमेजिनरी पार्ट आएगा। तो हमें जो लेना है ना, वो क्या लेना है? रियल पार्ट। हम जो फाइंड कर रहे थे एक्चुअली में वो रियल पार्ट चाहिए हमें। तो इसका जो रियल पार्ट आएगा ना सॉल्व करके, वो कुछ नहीं आएगा। देखो ये तो निकाल ही रखा है हमने, और साइन के फंक्शन में आएगा। अब आएगा क्या? वो आएगा इधर ए नॉट लगा दो, ये चीज आएगी बेसिकली। ये इक्वेशन आएगी और ये इस इक्वेशन को याद रखना। अब सर ये इक्वेशन कैसे आई? तो भाई अगर वो मैं बताने लग गया ना, मतलब मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि चलो इस चीज को ना यहाँ से, ओहो एक मिनट, x इज इक्वल टू क्या कॉमन निकाला था बाहर? e की पावर माइनस गामा टी। तो अब इस चीज को, ये जो चीज दे रखे, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व, थोड़ा सा भी नहीं यार, मतलब इसको अगर सॉल्व करोगे ना तो इसके दो पार्ट्स आएंगे, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो हमें रियल पार्ट लेना है। इसका रियल पार्ट ये चीज आएगी, जो चीज हमने इधर निकाल लिया। अब यार मैं बताने लग गया ना कि इसका रियल पार्ट वो कैसे आया, तो भाई वो पूरा इंजीनियरिंग का कंसेप्ट है। वो जब तुम आगे किसी बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे तब आराम से अपने दिमाग की माथापेची करके समझना। अभी इसे बस याद रख लो, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आज के पूरे अभी तक जो जितना भी पढ़ा है ना मैंने, जितना भी, बस एक ये याद रखना जो ऊपर मैंने बातें बताई थी। ऊपर मैंने क्या बातें बताई थी? इधर जो गामा है वो उसी के लिए बताया था। वो क्या होता है? b/2m। यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। ये इसका थीटा है। तो ये दोनों चीजें भी आपने याद रखनी है। तो ये चीजें याद रखनी है। तो मैं एक बार इस पूरे को समराइज कर देता हूँ। तो समरी मतलब पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर, जो पॉइंट्स आपने रिमेम्बर रखने हैं, वो पॉइंट्स आपने ये रिमेम्बर रखने हैं कि डैम्पिंग फोर्स लगती है। डैम्पिंग फोर्स कौन सी लगती है? F इज इक्वल्स टू माइनस BV। और इसमें गामा कांस्टेंट होता है विच इज b/2m। और ओमेगा स्क्वायर तो हम लोगों को मालूम है k/m। उसके बाद ये ध्यान रखना है कि थीटा होता है दैट इज अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर। और फिर उसके बाद ये इक्वेशन याद रखना, a नॉट e की पावर माइनस
गामा टी नॉट ओमेगा दैट्स थीटा टी प्लस फाइव। तो अब इसमें देख रहे हो, इस इक्वेशन में देख पा रहे हो, इस इक्वेशन में बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो भी फंक्शन ऑफ टाइम है, एम्पलीट्यूड भी फंक्शन ऑफ टाइम है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा ना, तो एम्पलीट्यूड भी डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम है, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड भी घटेगा। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं इसका थोड़ा ढंग ग्राफ बनाऊं, तो बेसिकली वो ग्राफ कैसा सा होगा, वो ग्राफ कुछ ऐसा सा होगा कि माइनस है ना ई की पावर, तो एक्सपोनेंशियल जो ई की पावर नेगेटिव का ग्राफ, तो ई की पावर नेगेटिव का ग्राफ कुछ इसका ग्राफ ऐसे आएगा कि ये ए नॉट हो गया, ये भी माइनस ए नॉट हो गया। साइन का फंक्शन है ना, देखो 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 देखो, किसी ने बताया भी नहीं, उफ। तो साइन, ऊपर ऊपर साइन लिखा है ना, हाँ हाँ, साइन का फंक्शन है ये। और फिर उसके बाद क्या होगा कि ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करते करते डिक्रीज करेगा, सेम ये भी ऐसे करते करते डिक्रीज करेगा। तो बेसिकली जो इसका एम्पलीट्यूड होगा वो देखो, देख पा रहे हो कैसे कैसे घट रहा है। तो अगर और तो एक टाइम आएगा जब इतनी बड़ी लहर इतनी छोटी हो जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये जो एम्पलीट्यूड है दैट इज ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी, मतलब एम्पलीट्यूड इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ टाइम। तो ये बात याद रखनी है कि डैम्प्ड ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड घटता है। और यही चीज मैं आपको पहले भी बता रहा था, मतलब मैंने स्टार्टिंग में ही बताई थी कि लॉस ऑफ एनर्जी के कारण एम्पलीट्यूड घटता है, और ये हमने इधर मैथमेटिकली भी प्रूफ कर लिया। तो आपको सिर्फ जो चीजें याद रखनी है, जो चीजें आपको याद रखनी है, वो कौन सी चीज याद रखनी है, आपको बस ये चीज याद रखनी है जो इस डब्बे में मैंने पैक कर रखी है। इस डब्बे वाली चीज आपको याद रखनी है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। ऊपर का अगर नहीं भी याद रखोगे तो नो प्रॉब्लम, बस आपको ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आपका डैम्ड ऑसिलेशन का पार्ट एकदम अच्छे ढंग से खत्म। तो मैं मान लेता हूँ कि आपको डैम्ड ऑसिलेशन समझ में आया होगा, क्योंकि आपने याद ही इतना रखना है, बाकी तो मैं सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए डेरिवेशन बता रहा था। तो अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, फोर्स्ड ऑसिलेशन के ऊपर। हाँ जी, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन भी मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे डैम्ड ऑसिलेशन था। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में जैसे हम स्टार्ट करें, तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में मैंने आपको ये बताना, मैं आपको इस एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि जैसे एक स्प्रिंग लटका हुआ, तो इसमें जो एक्सटर्नल फोर्स होता है ना, एक्सटर्नल फोर्स ये मेंटेन करता है ऑसिलेशन। कैसे मेंटेन करता है ये ऑसिलेशन, तो ये अपनी खुद की एनर्जी सप्लाई करता है। तो बेसिकली ये कॉन्टिन्यूसली डैम्ड हो रहा होता है, तो इस कारण से, जिस कारण से मतलब ये कॉन्टिन्यूसली डैम्ड हो रहा होता है, तो इसीलिए ये एक्सटर्नल फोर्स लगाता है। फोर्स ऑसिलेशन में एक एक्सटर्नल फोर्स लगाता है जो कि ऑसिलेशन को मेंटेन करके रखता है, डैम्पिंग फोर्सेस से बचा के रखता है। आई बात समझ में? इन रियल लाइफ के केस में तो डैम्ड ऑसिलेशन हो रहा होता है, डैम्पिंग हो रही होती है, लेकिन हम इसे जबरदस्ती, देखो ना, फोर्स्ड, जबरदस्ती ऑसिलेट करा रहे हैं। कैसे ऑसिलेट करा रहे हैं? तो एक एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, उस हिस्से करा रहे हैं। अब जैसे कि मैं इसकी कंडीशन लूं सपोज, अब थोड़ा इसको समझा जाए तो क्या समझा जाएगा इसमें, इसमें ये चीज समझी जाएगी कि जैसे इसको मैंने इधर एक स्प्रिंग लगाया मास है, थोड़ा टाइम के बाद, मतलब
ये देखा मास है। तो इस पे क्या चीजें हो रही थी कि इस पे भी वही सारी सेम चीजें, पीछे की तरफ वी आगे भाई डैम्ड वाली सारी चीजें होंगी ना। इस एक्स को ऑसिलेट कराने के लिए इधर के एक्स लग गया और ऊपर पीवी है। लेकिन अब हमने ना एक फोर्सफुली एक और एनर्जी सप्लाई करी, दैट इज एफ नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने अपने आप से सप्लाई करी है। यही है फोर्स्ड एनर्जी, मतलब एनर्जी तो नहीं बोलूंगा इसे, हाँ लेकिन देखो ना एक फोर्स और जो कि डिस्प्लेसमेंट करने में भी हेल्प करा रहा है, तो इसलिए इसे वो लिखते हैं। लेकिन ये अब कह दो एडिशनल फोर्स, या एडिशनल भी नहीं, एक्सटर्नल फोर्स। यही है वो एक्सटर्नल फोर्स, इसकी हमने बात ऊपर डेफिनेशन में करी थी। यही फोर्स हमने एज अ फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन फोर्स है ये, और इसको हमने सप्लाई किया। तो बेसिकली हुआ क्या इसमें कि अब जो हम करेंगे, अब जो इसकी इक्वेशन निकालेंगे, तो वो इक्वेशन कैसी सी निकलेगी। तो बेसिकली अब जो इसकी इक्वेशन निकलेगी वो तो कुछ ऐसी निकलेगी कि जो ये एफ नॉट होगा, मतलब जो न्यूटन के सेकंड लॉ के अकॉर्डिंगली देखें तो एफ नॉट साइन ओमेगा टी माइनस में ये बी वी प्लस का के एक्स, ये एम ए के इक्वल होगा। एम ए के इक्वल कैसे होगा, वही चीज आगे की तरफ एक्सेलरेशन है ना, तो एम ए। अब इसी को थोड़ा सा वो करेंगे तो एम से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन को। तो बेसिकली डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस में बी अपॉन एम डी एक्स बाई डी टी, ये सब अभी ऊपर देख चुके हैं, के अपॉन एम एक्स, और इस बार इक्वल्स टू जीरो नहीं, इक्वल्स टू एफ साइन ओमेगा टी। आई बात समझ में, एफ साइन ओमेगा टी, क्या साइन ओमेगा टी, एफ साइन ओमेगा टी, एफ नॉट बेसिकली। सो इसमें अब हमने ये एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे लगाया था, ये वाला एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब इसके लिए भी सॉल्व करने मैं स्टार्ट करूंगा। अब इसके लिए मैं कैसे सॉल्व करूंगा, तो बेसिकली मैं लूंगा एक्स, हम इसके भी सॉल्यूशंस मानेंगे। जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है ना, इनको सॉल्व करने का यही मेथड होता है बेसिकली। आप इक्वेशंस मान लो, और भी मेथड होते हैं लेकिन अभी मैं उनमें जाकर टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ले लो इसे। जो डी एक्स बाई डी टी आएगा नथिंग बट ए, मतलब वही समझ जाओ ना यार, ए साइन ओमेगा टी ले रखा, बाकी तो तुम समझ आ रही हो, खुद ही पुट कर दो। तो ये तो एक्सेलरेशन ही लिखा हुआ है, तो इसको पुट करोगे तो ये तो आएगा माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस में बी बाय एम, ये क्या लिखा हुआ है बी बाय एम, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, प्लस में ये लिखा हुआ है के बाय एम ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और इक्वल्स टू व्हाट, एफ नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, मतलब थोड़ा सा कैसे सॉल्व करते हैं, चीजें कॉमन कॉमन निकालने का ट्राई करते हैं। तो अब जैसे कि देखो, इससे तो मैं लिख सकता हूँ ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस का पाई बाय टू, वो माइनस साइन मैंने अंदर लेके फेस में ही पूरी चेंज कर दी। अब बी बाय एम ए ओमेगा साइन व्हाट ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस का पाई बाय टू, प्लस में के बाय एम ए साइन ओमेगा टी प्लस का फाइव, और माइनस में एफ नॉट। तो एक मिनट, हमने जब इससे डिवाइड किया, यहाँ पे ये चीज तो ली ही नहीं ना मैंने, एफ नॉट बाय एम, ये चीज तो यहाँ पे मैंने ऊपर ली ही नहीं। एफ नॉट बाय एम साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू जीरो, ये क्या है भाई, अरे ये तो याद है, ये किसी भले मनुष्य ने तुम्हें ये सब कुछ पढ़ाया हो कभी किसी जन्म में।
कभी कुछ पढ़ाया हो ऐसा याद आ रहा है? कुछ 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 याद आ रहा हो? अभी 2 मिनट के लिए अगर इसे भूल जाओ, सपोज इसे उसी तरफ रखो। ये जो 3 है, ये नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, ये तीनों पार्टिकल अलग अलग एसएचएम कर रही है अपने आप में ही। सुपर पोजिशन लेके इन तीनों का इक्विवेलेंट निकाल तो सकता हूँ मैं? नहीं निकाल सकता मैं। तो बेसिकली वही सुपर पोजिशन लूंगा, मतलब सुपर पोजिशन करके जो मेरे पास एक फंक्शन आएगा कुछ x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। क्योंकि देखो हमने फोर्स यहाँ पर फोर्सफुली एक फोर्स लगाया ना, तो यहाँ पे तो एसएचएम मिलेगी मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हमने फोर्स लगाया, हमने मेंटेन करके रखना है एसएचएम। डैम्पिंग फोर्सेस के भड़कावे में आकर हमें नहीं रोकना अपना एसएचएम, इसीलिए इक्वेशन तो इधर मिलेगी मिलेगी। तो सुपर पोजिशन से सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसे समझ लो मैंने इसे ले लिया, ये एंगल लिया ओमेगा टी प्लस फाइव मैंने लिया। सपोज इस एंगल को लिया मैंने ओमेगा टी प्लस फाइव। क्या लिया? ये ओमेगा टी प्लस फाइव लिया मैंने। तो बेसिकली अब मैं देखूं तो ओमेगा टी प्लस फाइव में तो के बाय एम है। अब ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, यानी कि इधर बी बाय एम, ए भी लूंगा। और नीचे की तरफ तो इससे माइनस, ये है ए ओमेगा स्क्वायर। तो आ रही है बात समझ में क्या कर रहे हैं? तो जो नेट आएगा रिजल्टेंट, वो क्या आएगा? वो आएगा जो बेसिकली इसमें जो एम्पलीट्यूड आएगा, इसको ए, हाँ ए आर बोल देते हैं, जो कि आएगा बी अपॉन एम माइनस में ओमेगा कह तो सकते हैं, बी अपॉन एम माइनस में ओमेगा स्क्वायर। और ये लेकिन एक मिनट, ये भी तो है अपने पास, ये चीज भी तो है, ये भी तो एसएचएम परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये फाई एंगल नीचे है इसके फेस में, परफॉर्म तो ये भी कर ही रही है एसएचएम। अरे हाँ, ये भी तो एसएचएम परफॉर्म कर रही है, तो इसको भी तो लेना है। तो अगर मैं इनके ढंग के फेसेस बनाऊँ ना, 1 मिनट ठहरो, अब मेरे को ढंग के फेसेस बनाने पड़ेंगे, ओमेगा टी नहीं है। तो ये सपोज फाई एंगल पे, तो ये इधर ले लिया मैंने एफ नॉट बाय एम। तो इससे फाई एंगल के उस पे के बाय एम। हाँ, तो फिर उसके बाद इससे पाई बाय टू एंगल पे आगे जा। बट 1 मिनट यार, मैं ना और भी अच्छी एक अप्रोच लगा सकता हूँ इसमें। वो अच्छी अप्रोच में ये लगा सकता हूँ कि देखो ये तो 3 है ही, ये तो 3 सुपर पोजिशन कर ही रहे हैं। और ये जो चौथा है ना, इन तीनों का रिजल्टेंट है, तभी मैंने इक्वल्स टू के इधर ले लिया। ये चौथा जो है ना, ये इसका रिजल्टेंट हो गया। हाँ, अब अच्छा वो होगा, मतलब इन तीनों वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा उसे मैं इससे इक्वेट कर दूंगा। हाँ चलो, अब मैं वो पुराने वाले मेथड से ही कर सकता हूँ। तो अब जैसे ये के अपॉन एम हो गया, अब इसे पाई बाय टू आगे पर बी ए बाय एम, और ये बी एम, एक मिनट, यहाँ पर ये ए ओमेगा स्क्वायर। तो अब बेसिकली देखा जाए तो हम्म, अब इनके जो वेक्टर्स हम होंगे, मतलब ये जो होगा इसका स्क्वायर इक्वल होगा बी ओमेगा बाय एम इक्वल होल स्क्वायर, प्लस में ए ओमेगा स्क्वायर माइनस के अपॉन एम का होल स्क्वायर। मैंने कहीं कुछ गलती तो नहीं करी ना? मेरे को बस ये चीज देखने दो, कहीं कोई मिस्टेक, कहीं कोई कुछ ऐसा वैसा मैंने उल्टा सीधा तो नहीं कर रखा ना? नहीं, इधर उधर तो नहीं दिख रहा, इधर सारी क्वेश्चंस वगैरह सही आ रही है ना? प्लस
प्लस, ओ हो, रुको, इधर -π/2 की जगह ना +π लिया मैंने। ये चीज़ भी सही बनाई है, मैंने यहाँ पे लिखा गलत हुआ। अरे इक्वेशंस याद रहती है ना, तो उसके बाद हाँ, ये +π मैंने इसलिए लिया, मैंने ये मैथमेटिकल एरर थी, वही sin π + थीटा इज इक्वल टू -sin थीटा। हाँ, तो वही चीज़ मैंने उधर π/2 ले लिया, वो मैंने मिस्टेक, वो मेरी पहले की मिस्टेक। वही चीज़ मैं सोच रहा था यार, जब मैंने लास्ट टाइम फेजर बनाया था वो गलत क्यों आ रहा था। हाँ, तो बेसिकली अब यहाँ से जो देखा जाए तो f02 इज दिस एंड ये वो तो हमें निकालना क्या इधर से, हमें a की वैल्यू निकालनी है ना, तो a² कॉमन निकाल लो, तो f0/m का होल स्क्वायर, a² कॉमन प्लस में, नहीं ये तो निकाल लिया ना हमने ओमेगा स्क्वायर, ओके, इसका होल स्क्वायर। हाँ जी, तो अब करने वाली बात बस इतनी रही कि जो a आ गया f0/m अंडर रूट में, अगर मैं इधर से m कॉमन निकाल, नहीं फिर वो भी वो बढ़ जाएगा, खैर कोई ऐसी बात नहीं है, रुको, ये m और यहाँ ये नीचे जाएगा, तो नीचे जाने पर ये स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर होगा, नीचे जाने पर ये चीज़ b/m दैट इज b²ω²/m² प्लस में ω² माइनस k/m, वही एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये वाला ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है, और ये एंगुलर व्हाट फ्रीक्वेंसी है। तो आई होप समझ रहे होंगे दोनों में डिफरेंस। k/m, तो अब सॉरी ये स्क्वायर आएगा, और अब इसको, इतनी एरर्स हो रही है ना आज, अंडर रूट में b²ω², तो दैट इज b²ω²/m। हमने पीछे क्या, एक मिनट ये भी तो था ना हमारे पास गामा, गामा को हमने क्या माना था, लेकिन छोड़ो यार, इसको इधर रिलेट नहीं करता, बच्चे ले कंफ्यूज हो। प्लस में ω² माइनस ω0 का स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये जो चीज आई, ये हमारे पास नेट एम्पलीट्यूड है फोर्स्ड ऑसिलेशन में, तो मेरे भाइयों इसको याद रखना, समझे, इसको याद रखना है। अब कैसे याद रखोगे, अब देखो यार, जो डेरिवेशन ढंग से समझ लेगा वो तो याद रख लेगा, अब जो रट्टाबाजी करेगा ऐसे वैसे, तो उसके लिए तो फिर ठीक ही है, फिर मारो फिर रट्टे, और मैं क्या कह सकता हूँ, कैसे ये आया वो तो ऐसे ही याद रखना पड़ेगा। ये देखो, ऐसा कुछ नहीं था जो मैंने समझा नहीं रखा, सुपर पोजिशन मैथड से सीधा ये लेकर आया हूँ, इतना कोई रॉकेट साइंस मैंने इसमें लगाया भी नहीं है। यार फिर भी अगर नहीं आ रहा तो अब फिर समझ जाओ। तो अब हमें देखना गया, हम एक बार इसमें एक कंडीशन देखते हैं, इतना समझ गए ना तुम। तो बेसिकली जो साइन ओमेगा टी आया, तो इसका जो रिलेटिव फेस आता है फाई, अब फाई कैसे निकालेंगे, तो वही tan फाई से हम फाई भी निकाल लेंगे, दैट इज जो भी, मतलब इस इन वेक्टर्स को सॉल्व करके इधर tan फाई निकाल लेना, और यही फाई होगा इसका फेस डिफरेंस। तो ये चीज तुम खुद निकाल लोगे, वैसे ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती, इसलिए मैं भी नहीं बता रहा। जो चीज इसमें इंपॉर्टेंट होती है ना, वो होती है रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये होती है व्हेन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड इज प्रोड्यूस, मतलब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब निकलता है ना,
उस कंडीशन को कहते हैं रेजोनेंस कंडीशन। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब देखो एम्पलीट्यूड का कर्व ऐसा है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए डी ए अपॉन डी ओमेगा निकालो, उसको जीरो से इक्वेट कर दो, तो इसको सॉल्व करेंगे तो एफ नॉट अपॉन एम। तो बेसिकली इसको अब डिफरेंशिएट करना है, तो इसको डिफरेंशिएट माइनस का 1/2 बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस में ओमेगा स्क्वायर ओमेगा 3/2 माइनस का, और मल्टीप्लाई जस्ट मैं डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट लगा रहा हूँ, 2 ओमेगा प्लस में तो अब अगर हम इस वाले पूरे पोर्शन को जीरो से इक्वेट करेंगे तो बी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर 2 ओमेगा इक्वल्स टू माइनस का 4 ओमेगा। काफी ज्यादा खिचड़ी आ रही है इसमें भी, तो अकॉर्डिंग टू मी, एक मिनट, ये चीजें नेगेटिव तो आ नहीं सकती, तो ये चीज रिजेक्ट हो जाएगी, इसको इक्वेट करना रो जीरो से, तो इसको करूंगा तो पी स्क्वायर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस में ओमेगा स्क्वायर नॉट का स्क्वायर। एक मिनट, ये तो पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, हम्म, तो ये बन गया नेगेटिव, वही कंडीशन ये वाली रिजेक्ट होगी, ये वाली कंडीशन रिजेक्ट होगी, सॉल्यूशन इसी में से आएगा, सॉल्यूशन इसमें से आएगा, तो सॉल्यूशन निकालने के लिए जैसे कि इसको सॉल्व करेंगे तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ ओमेगा नॉट भी कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, ये भी वही होगा, तो इसका ये कैंसिल हो गया और ये पूरा कांस्टेंट हो गया। तो बेसिकली जहाँ तक मेरे को याद है, शायद से मैं कोई एरर कर रहा हूँ, लेकिन ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होता है, रेजोनेंस की कंडीशन तब होती है जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट होता है, ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, ये रेजोनेंस कंडीशन होती है। शायद से ऊपर मैं कोई मिस्टेक कर रहा हूँ, जब आप सॉल्व करोगे तब आप निकाल लोगे, कोई मैंने वो नहीं किया, मैंने जस्ट डी ए अपॉन डी ओमेगा को जीरो से इक्वेट किया था। तो आप अब ये चीज़ें कहीं पे दे नहीं रखी है, मैं जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए ही आपको करवा रहा था। तो ये कंडीशन होती है रेजोनेंस की, जब ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट होता है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कैसे निकलेगा, एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट में बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर प्लस में ओमेगा माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, ये चीज तो जीरो ही हो गई। तो जो ए मैक्स आया ना, वो आता है एफ नॉट अपॉन में बी ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। व्हाट, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है। तो बेसिकली अब मैं इसको भी समराइज करके बताता हूँ, तो जो समरी होती है इसकी भी मैं वो बताता हूँ। तो इसमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, एक्सटर्नल फोर्स टू मेंटेन व्हाट, टू मेंटेन ऑसिलेशन। इसमें इसमें ऐसा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बट जो एम्पलीट्यूड होता है वो होता है एफ नॉट अपॉन एम, बस एक यही चीज याद रखनी है, एफ नॉट अपॉन एम अंडर रूट में बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एम स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस
ओमेगा नॉट का स्क्वायर कि ये चीज़ याद रखनी है। तो इसमें तो ज़्यादा मसाला है भी नहीं, बस यही दोनों चीज़ याद रखनी है। अब इसका एक बार एक कर्व बना के देखते हैं। कर्व कर्व किस किस का कर्व देखेंगे अब इसमें, जैसे हम इसमें देख लेंगे ए और ओमेगा के बीच का कर्व, ए एंड ओमेगा के बीच का कर्व। इसमें मैं आपको रेजोनेंस की कंडीशन भी समझाऊंगा। तो ए और ओमेगा के बीच का कर्व बनाना है हमें। तो ए और ओमेगा के बीच का कर्व बनाने के लिए ना, मैं इसकी जगह ना, क्योंकि इसका कर्व तो एक ही उसमें खत्म होता है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस आई विल यूज दिस। तो ओ इरेजर, तो ये ए और ये ओमेगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि ए और ओमेगा के बीच में ग्राफ बनाना है। तो मैंने बताया था जब ओमेगा जीरो को टेंड कर रहा होगा, जब ओमेगा जीरो को टेंड कर रहा होगा तब क्या होगा, तब ये जीरो, तब जो ए होगा उसकी भी कंडीशन ऐसी ही होगी। तो ए करीब करीब ओमेगा जब जीरो को टेंड कर रहा होगा तो ये जीरो ये जिसके कारण ये चीज़ भी जीरो, तो ओमेगा जब जीरो के आसपास होगा तो इसके अकॉर्डिंगली इनफाइनाइट को टेंड करेगा। जब ओमेगा इनफाइनाइट की तरफ होगा तो इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट बी पे डिपेंड करेगा। इनफाइनाइट ऐसे थोड़ा सा हार्ड लग रहा है ग्राफ। इस ग्राफ को सॉल्व करने के लिए मैं ए मैक्स की कंडीशन से चेक करता हूँ। ए मैक्स होता है बी ओमेगा, तो अब मैं बी की वैल्यू से करता हूँ। जब बी जीरो की तरफ आएगा तब ए मैक्स इनफाइनाइट, और बी इनफाइनाइट की तरफ जा रहा होगा तब ए जीरो। तो बेसिकली कहना ये है कि जब बी जीरो होगा तब ए इनफाइनाइट, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आएगा। और जब बी इनफाइनाइट होगा तब ए जीरो होगा, तो इधर से ऐसे इसका ग्राफ आएगा। तो यहाँ से और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है इधर, तो ये इनफाइनाइट की तरफ टेंड कर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, और ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहाँ पर आ रहा है, ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आ रहा है बेसिकली, जैसे कि ये वाली अगर मैं बनाऊं तो ये आता है जब व्हेन ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट, और इसकी वैल्यू होती है एफ नॉट अपॉन व्हाट, एफ नॉट अपॉन क्या निकाला था इधर से देख लो ना, बी ओमेगा। तो ऐसे ही, और ये जो एम्पलीट्यूड है ये भी आगे डिक्रीज इंक्रीज करता ही जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे जैसे बी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे इन चीज़ों में डिफरेंस आएगा। तो डिपेंड्स ऑन ए मैक्स डिपेंड्स ऑन बी, तो ए मैक्स बी पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली इस ग्राफ को भी आपने ध्यान रखना है। तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में आपने बस इन्हीं चीज़ों को याद रखना है। काफ़ी हैवी क्लास नहीं होगी आज की। कंसेप्ट्स तो सारे बढ़िया थे, लेकिन आज की क्लास मेरे ख्याल थोड़ी सी हैवी हो गई। बट आई ट्राइड माई बेस्ट आप लोगों को समझाने के लिए। तो एक ये वाला डब्बा और एक ऊपर वाला डब्बा, ये दोनों डब्बे याद रखने। अब मैं सिर्फ एक आध इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो कि रियलिटी में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम देखते हैं। तो हमने निकालना क्या, हमने निकालना है फाइंड द टाइम, मतलब ये काफ़ी जाना पहचाना क्वेश्चन रहता है। मैं इसी क्वेश्चन से आपको एक कंसेप्ट भी समझाना चाहता हूँ। तो
find the time when amplitude becomes half of the initial amplitude let's say A0. Okay, in real life oscillation, मतलब रियल लाइफ ऑसिलेशन में जब ऐसी कंडीशन बने तो टाइम बताना है. तो पॉज दिस वीडियो एंड ट्राई बाय योरसेल्फ. आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा. तो इसमें क्या था कि रियल लाइफ ऑसिलेशन, देखो रियल लाइफ ऑसिलेशन से हमें क्या मालूम पड़ा, रियलिटी में क्या होता है, डैम्प्ड ऑसिलेशन. तो डैम्प्ड ऑसिलेशन का जो एम्पलीट्यूड है वो इनिशियल वाला जो ए नॉट था उसका हाफ हो गया. तो बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है एम्पलीट्यूड का, ए नॉट ई की पावर माइनस गामा टी. अब बस बेसिकली यही टाइम निकालना है हमने. तो ए नॉट से ए नॉट कट गया, लॉग ले लो बोथ साइड्स, एल इन 1/2 इज इक्वल्स टू माइनस टी एल इन ई. इसको ऊपर करके लिख दिया तो ये माइनस एल इन 2 इक्वल टू माइनस टी हो गया. और टाइम जो आ गया वो आ गया एल इन 2 अपॉन गामा. तो ये इसके हाफ लाइफ का टाइम आ गया. हाफ लाइफ मतलब मतलब सपोज ये एक पार्टिकल है. रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जब पढ़ोगे तब मालूम पड़ेगा हाफ लाइफ के बारे में. कुछ एल इन 2 बाय गामा, यानी कि जो इसका टी हाफ आया है ये इसका टी हाफ बोलेंगे. इसके बाद ये पार्टिकल आधा डिके कर जाएगा. तो ये पहले ए नॉट था, उसके बाद ये ए नॉट बाय 2 हो गया, फिर उसके बाद एक और टी हाफ, यानी कि इतने टाइम बाद ये ए नॉट बाय 4 हो जाएगा. एक और टी हाफ, ये ए नॉट बाय क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय 8 हो जाएगा. ऐसे ही सो ऑन चलता रहेगा. तो हमने देखा पहले टी हाफ के बाद आफ्टर फर्स्ट टी हाफ क्या हुआ, ए नॉट बाय 2 हुआ. सेकेंड टी हाफ ए नॉट बाय 4 हुआ. तो इससे हम एक सीरीज कर सकते हैं nth टी हाफ. nth टी हाफ के बाद ए नॉट बाय क्या हो जाएगा 2 की पावर n. तो इसे आप जनरल फॉर्मूला बना के लिख सकते हो कि इन जनरल आफ्टर nth टी अल्फा. ठीक है. अब हाफ की जगह ना मैं टी अल्फा ले लेता हूँ. तो उसमें आप क्या चीज देखोगे कि आफ्टर एन टी अल्फा क्या चीज होगी आपके साथ ये चीज होगी कि जो एम्पलीट्यूड होगा अल्फा टाइम्स एन आएगा. जैसे कि हम इधर देख रहे थे अभी टी हाफ निकाल रहे थे. तो कितने टाइम्स हो रहा था, 2 टाइम्स हो रहा था. बेसिकली आप इसे ऐसे लिखने लग रहा है ना, ऐसे लिख दो, घटेगी ना हमेशा तो 1/अल्फा लिख दो, या टी अल्फा लिखने में ज़्यादा अच्छा ही है. तो ये एक बेसिक फॉर्मूला मैं आप लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूँ. इसको ऐसे लिख सकते हो अल्फा की पावर एन. तो इसको जैसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से काफ़ी सारे क्वेश्चंस में देखा, तो आप इसको लगा सकते हो. तो आपने जैसे इसको इधर ही समझना है. तो अब मैं बोलूँ थर्ड टी हाफ के बाद क्या वैल्यू होगी, तो वो वैल्यू होगी दैट इज ए नॉट बाई 8. अब मैं बोलूँ फोर्थ टी 1/5 की क्या वैल्यू होगी, दैट इज ए नॉट बाय 625. ओके. तो अब बात करते हैं कि एक्चुअली ये जो टी 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 होंगे, टी अल्फाज, इनकी क्या वैल्यूज होंगी, इन टी अल्फाज एंड ऑल की क्या वैल्यूज होंगी. तो अब थोड़ा इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं 2 मिनट लगाकर. ज़्यादा कोई भयंकर कंसेप्ट तो है नहीं इनके ऊपर बात करना. तो इनके ऊपर ये बात करते हैं कि हमने देखा कि जो टी हाफ है
वो क्या है, ln 2 अपॉन गामा। ऐसे ही अब हम निकालेंगे सपोज t1/3, तो t1/3 जो निकालेंगे ना, तो अगर आप सॉल्व करोगे तो वो आएगा ln 3 अपॉन गामा। तो ऐसे ही हम t1/4 निकालेंगे तो वो ln 4 अपॉन गामा आएगा। तो बेसिकली जो टी अल्फा आएगा ना, टी अल्फा वो किसके इक्वल आ रहा है, वो आ रहा है ln अल्फा इनवर्स अपॉन गामा के। या तो इतना लिखने के बजाय अब लिख सकता हूँ माइनस ln अल्फा अपॉन गामा। इससे भी अच्छे ढंग से लॉग की प्रॉपर्टी लगा दी और इससे इस कंडीशन की वो आ गई। तो इनसे भी आप जेई के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये भी मैंने आपको 2 ट्रिक्स बता दी। तो आज के उसमें जो याद रखने वाली चीजें थी मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि आज हमने जो भी चीजें पढ़ी उनमें आपको याद क्या क्या रखना है। सबसे पहले तो ये डब्बा आपको अच्छे ढंग से याद होना चाहिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट डब्बा। उसका पोस्ट ऑसिलेशन में ऑल्दो यार इसमें कोई मुश्किल चीज है नहीं यार, सुपरपोजिशन ही सॉल्व किया, सुपरपोजिशन का हार्ड क्वेश्चन समझ लो ज्यादा से ज्यादा। बाकी फिर ये डब्बा दूसरी चीज, और थर्ड चीज ये क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन में जो मैंने आपको फॉर्मूले बताया ना, ये जो 2 डब्बे बताए हैं भाई, जेई काफी बार क्वेश्चन पूछ चुका है इन 2 डब्बों के ऊपर। तो इसीलिए फिर आप इससे भी काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा पूरा एसएचएम आज खत्म होता है। एसएचएम की आखिरी वीडियो थी। अब कोई टॉपिक नहीं रह गया एसएचएम का जो हमने ना कवर किया। बेसिकली हमने सारे टॉपिक्स एसएचएम के आपको बता दिए हैं, हर एक सिंगल टॉपिक हमने आपको बताया है इस चैनल पे। तो ये पहला चैप्टर हमारा एसएचएम था। आई होप आपको हमारा ये पहला चैप्टर अच्छा लगा हो और अच्छे ढंग से हमने इसे समझाने की कोशिश करी। तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरी इस वीडियो को। सो थैंक यू सो मच और आपको फिर मिलता हूँ एक नए चैप्टर के साथ।